नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में उत्तर भारत में तेज धूल भरी आंधियां चली, जिसमें जानो माल का भारी नुकसान हुआ। लोग इससे अभी संभले भी नहीं थे कि मौसम विभाग ने एक और बड़े इसी तरह के आंधी तूफान की एडवाइजरी जारी कर दी। मौसम विभाग ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है। गर्मी के मौसम में अक्सर आंधी तूफान आते हैं और साल दर साल अपने पीछे छोड़ जाते हैं जानो माल के नुकसान की दुख भरी दास्तान और कई सवाल। ये तूफान क्यों आते हैं? तूफान आंधी किस मौसम में आते हैं? इनसे जान माल को कितना खतरा है? इनसे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? कितने तरह के होते हैं? ऐसे ही कई और सवाल हैं जिनका जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। पल भर में सब कुछ तबाह कर देने वाले तूफान, आंधी और चक्रवात बार बार लोगों को डराते रहते हैं। कभी पूरब तो कभी पश्चिम, कहीं भी ये खौफ का दूसरा नाम बनकर तबाही मचा जाते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तूफान और चक्रवात आते कैसे हैं। इसे जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर परस्ती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही ना मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमीं दोज कर जाती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है। एक्चुअली ये तूफ़ान क्या है कि ये जब गर्म हवाएं ऊपर उठती है और ठंडी हवाओं का उससे टकराव होता है और हवा की स्पीड बनती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो जितना तेज़ वैक्यूम क्रिएट होगा उतना तेज़ी के साथ जो है ये इसका इम्पैक्ट होगा और वो तूफ़ान में कन्वर्ट हो जाता है। असल में सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए जब काफी तेज गति से हवा आती है तो गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती है। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की तरफ होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर आती है। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्र में भी दस्तक देता है। देखिए, डस्ट स्टॉर्म यूजुअली प्लेन्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं और जब भी टेम्परेचर राइज होता है, हवाएं बहने लगती हैं तो डस्ट स्टॉर्म हो जाता है। यदि उसमें मॉइस्चर अगर मिल जाए तो डस्ट स्टॉर्म कम और थंडर स्टॉर्म ज़्यादा बनता है। ये थंडर स्टॉर्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसके साथ दो चीज़ एसोसिएटेड होती हैं। नंबर एक तो लाइटनिंग, जो कि मैक्सिमम किलिंग फैक्टर है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग विंड्स। देखिए, पानी तो बरसता है, पानी बरसने में कोई बात नहीं है, लेकिन जब उसके बेस क्लाउड के बेस से जब जे शेप के अंदर इसमें से हवाएं निकलती हैं तो जब स्ट्रॉन्ग विंड्स नीचे निकल के जब वापस ऊपर की तरफ जाती हैं तो पेड़ों का उखड़ना, पोल्स का टूट जाना, ये कई बार देखा गया है। भारत में नहीं, विदेशों में भी इसको ऑब्जर्व किया गया है कि उसमें विंड 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। आमतौर पर चक्रवात गर्म हवाओं का बवंडर होता है, लेकिन बर्फीले गोलार्धों में ठंडी हवाओं के चक्रवात भी देखे जाते हैं। हालांकि इन इलाकों में चक्रवात विरले ही आते हैं। अलग अलग इलाकों में चक्रवातों को देखते हुए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है। सैटेलाइटों के जरिए कई खौफनाक चक्रवातों की तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के बाहर की भी कई तस्वीरें अब सैटेलाइटों में कैद हो रही हैं। चंद्रमा के अलावा कई ग्रहों पर भी चक्रवात के मामले देखे गए। नेपच्यून पर तो सदियों से चल रहे चक्रवाती तूफान ने करीब स्थायी रूप ही ले लिया है।
आँख की आकार का दिखने के चलते खगोल शास्त्री इसे विजर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेड़, गिरी हुई इमारतें और उजड़े हुए आशियाने, ये हर तूफान के बाद का मंजर है। यानी जिधर से निकल जाए तबाही के सिवा कुछ भी नजर ना आए। मौसम विभाग ने बताया है कि एक और आंधी तूफान आने वाला है। इतने भर से देश के 13 राज्यों में खौफ का माहौल है। उत्तर भारत में गर्मियों का मतलब सिर्फ तेज तापमान नहीं है। ये मौसम अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आता है, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। लेकिन मामला तपती जलती गर्मी पर ही खत्म नहीं हो जाता। अक्सर लोगों को इस मौसम में तेज आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ता है। ये आंधी और तूफान साल दर साल आते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं अफरा तफरी, विनाश और अव्यवस्था। राजस्थान में झोपड़ी टाइप मकान होते हैं, जो शटर्स होते हैं, टी शेड्स होते हैं, जो टेम्परेरी शेड्स होते हैं, ये सब डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ये डैमेज होने के साथ इनके साथ बहुत सी डेब्रीज आ जाती हैं, और जब ये डेब्रीज जिसके हिट करती है तो उसको तलवार की तरह काम करती है, तो उससे ह्यूमन लॉस हो जाता है। गर्दन कट सकती है, हाथ पैर कट सकते हैं। बिजली के खंभे जो लाइव हैं वो गिरते हैं तो उसका करंट से डैमेज हो जाता है, जानवर मर जाते हैं, आदमी मर जाते हैं। और इसी प्रकार से जो भारी सामान गिरता है तो उसके नीचे जो आ जाता है या जो डैमेज हो जाते हैं लोग, गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक भयंकर आंधी कहर बरपा कर गई है। तेज हवा और रेतीले अंधड़ ने जनसंपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। 125 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, सैकड़ों घायल भी हुए। अभी लोगों को ठीक से सांस भी नहीं आई थी कि ये तूफान दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। लोगों में खौफ का आलम यह है कि अब तूफान ना भी आए तब भी सिर्फ नाम सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। दरअसल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब जब भीषण गर्मी पड़ती है, जगह जगह कम दबाव के क्षेत्र तैयार हो जाते हैं। इन्हें भरने के लिए समुद्री इलाकों से हवाएं उठती हैं और ये तेज हवाएं जिधर से गुजर जाती हैं उधर तबाही मच जाती है। डस्ट स्टॉर्म एक नेचुरल हजार्ड है और डस्ट स्टॉर्म अप्रैल और मई महीना में यूजुअली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिखाई जाता है। ये रीजन को आप देखेंगे कि अप्रैल मई महीना में मॉइस्चर बहुत कम होता है और हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। हीटिंग वजह से कभी कोई ऐसे फेवरेबल सिचुएशन आ जाए, जैसे लो लेवल का एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करे, ये हो सकता है जब कोई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसके ऊपर आ जाए। तूफान तबाही का पर्यायवाची है, लेकिन कौन सा तूफान कितना नुकसान करके जाएगा, इसकी सही भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। मशहूर उर्दू शायर जगन्नाथ आजाद ने लिखा कि किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वाले किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। यही मौसम विभाग भी कहता है। तूफान के आने की सूचना दी जा सकती है, लेकिन किधर जाएगा और कितनी तबाही मचाएगा ये सही बता पाना आसान नहीं है। हालांकि तकनीक ने इतना तो कर दिया है कि हम पहले से इसके आने की सूचना हासिल कर लें और फिर इससे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करें। अरुणा ठाकुर के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत समेत पूरे विश्व में हर साल तूफानों का आना जाना लगा रहता है। ये तूफान कई बार इतने भयंकर होते हैं कि सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बन जाते हैं। इन तूफानों की वजह से हर साल करोड़ों का नुकसान होता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। दरअसल ये तूफान या चक्रवात या कई और तरह के जिन नाम होते हैं, ये कई तरह के होते हैं। इनकी ताकत और बनावट के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। आइए जानते हैं धरती और समुद्र में कैसे कैसे ये तूफान होते हैं। आम
आमतौर पर धरती के आसपास का वातावरण शांत होता है, पर जब कभी इसके वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है तो उसका दूसरा रूप भयंकर आंधी, तूफान और बवंडर के तौर पर हमारे सामने आता है। इसमें तेज हवाओं के साथ ओले गिरना, भारी बारिश, बिजली का चमकना और बर्फबारी होना आम बात है। दरअसल हवा के बड़ी मात्रा में स्थान बदलने यानी स्पिनिंग के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बवंडर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें हरिकेन या टाइफून और दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। जो उसकी चपेट में आ जाता है वो ख़त्म होता चला जाता है, लेकिन उसका ये है कि जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो नुकसान कम होता है। लेकिन उसके साथ जो है बारिश आती है, पानी आता है समुद्र की तरफ से जो उठ के आते हैं, और इनके साथ भी जो बादल हैं और तूफ़ान है, तूफ़ान के साथ जो धूल का इम्पैक्ट है, पानी का बारिश हो जाती है, बारिश का इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें होती जाती हैं। दरअसल पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं परस्पर विरोधी दिशाओं में घूमती हैं। सूर्य की गर्मी से जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो तेजी से ऊपर उठती हैं। इसके कारण आसपास की ठंडी हवाएं नीचे की खाली जगह पर भरने के लिए उमड़ पड़ती हैं। इस उथल पुथल में हवा के कितने ही चक्रवात बन जाते हैं और वे जिधर से गुजरते हैं उधर आंधी, तूफान और बवंडर का रूप ले लेते हैं। डॉस्टर्म यूजुअली डेजर्ट एरिया में होते हैं। जैसे पता है कि राजस्थान में हमारा डेजर्ट एरिया है, ऐसे डॉस्टर्म भी वेस्टर्न एशिया में होता है, जैसे ईरान से शुरू करके यहाँ ओमान, सऊदी अरब वगैरह में होता है। सो डॉस्टर्म का मेन वजह यही होता है कि लूज सोइल होता है बिकॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। और दूसरा ये है कि इंटेंस हीटिंग होता है। जब इंटेंस हीटिंग होता है तो जो सॉइल पार्टिकल है वो कैन बी लिफ्टेड ऑफ। भयंकर तूफानों का एक कारण उनमें रहने वाली हवा की तेजी होती है, जबकि दूसरी वजह चक्रवात के मध्य भाग में हवा का भार बहुत हल्का रह जाना है। किसी भी उष्णकटिबंधीय आंधी को तूफान की श्रेणी में तब गिना जाने लगता है जब उसकी गति कम से कम 74 मील प्रति घंटे हो। तूफानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन में उठने वाले तूफानों की गति 38 मील प्रति घंटा या उससे कम होती है। वहीं ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाले तूफान बहुत ताकतवर होते हैं और इनकी स्पीड 39 से 73 मील प्रति घंटा होती है। अच्छा, दो तरीके का डॉस्टर्म होता है। एक है कॉन्वेक्टिव टाइप ऑफ डॉस्टर्म, जहाँ हीटिंग की वजह से आपका विंड्स ये डस्ट को रेस कर लेता है और ये फिर एक स्टॉर्म का रूप ले लेता है। और एक होता है जैसे हमने एक्सप्लेन किया, और दूसरा होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट टाइप डॉस्टर्म। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट टाइप डॉस्टर्म है ये नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट होने से सरफेस में विंड स्पीड बढ़ जाता है और ये विंड स्पीड डस्ट को रेज कर देता है, डस्ट रेजिंग विंड हो जाता है। सो ये दो फेनोमेना राजस्थान, एडजनिंग हरियाणा, वेस्ट यूपी एरिया में दिखाई देता है, पर ओरिजिन राजस्थान में ही होता है। तूफानों को हवा की गति और क्षति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। एक में वैसे तूफानों को रखा जाता है जिनकी गति 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि श्रेणी 2 वाली तूफानों में हवा की गति 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी श्रेणी के तूफानों में हवा की रफ्तार 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं चौथी श्रेणी के चक्रवातों में हवा की गति 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पांचवी श्रेणी जो सबसे खतरनाक है, इसमें प्रति घंटे 280 किलोमीटर से अधिक हवा की रफ्तार होती है। समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्र समुद्री चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं। टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों ही भारी बारिश करने वाले चक्रवाती तूफान हैं, लेकिन भूगोल के आधार पर ये तूफान एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके अपने अपने इलाके होते हैं। प्रशांत महासागर में टाइफून और अटलांटिका महासागर में हरिकेन और टॉर्नेडो तूफान आते हैं। इनमें खतरनाक हाई टाइड आते हैं और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तूफान का नाम सुनते ही हलचल मच जाती है। तूफान की सूचना मिलते ही उससे निपटने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बीते सालों में भारत में तूफानों का पता लगाने और उससे निपटने की तैयारियों में काफ़ी तरक्की हुई है। आइए देखते हैं तूफानों का पता लगाने से लेकर उनसे निपटने की तैयारियों पर यह खास रिपोर्ट।
भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देने वाले नाम हैं। दरअसल भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ही ज्यादातर तूफानों के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से निकलने वाले तूफान दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाकी तूफानों से काफी अलग हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में तूफानों के 2 मौसम हैं। पहला प्री मॉनसून मौसम यानी अप्रैल से मई और दूसरा पोस्ट मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच का मौसम। दुनिया में हर साल आने वाले तूफानों में से महज 5 से 6% तूफान ही इन इलाकों से आते हैं। इसके बावजूद नुकसान के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप से उठे तूफानों को ज्यादा घातक माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तूफान की छोटी से छोटी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाता और तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का ध्यान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी सागरों में होने वाली हर हलचल पर होता है। डॉस्टर में थंडरस्टॉर्म जब होता है इसे इसका चेतावनी स्पेसिफिकली 3-4 दिन पहले देना भी बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 घंटे पहले पता चल जाती है कौन से एरिया में डॉस्टर्म आ रहा है कि थंडरस्टॉर्म आ रहा है और इसका इंटेंसिटी कितना है। और ये चेतावनी के आधार पर हम यही अपील करेंगे कि पब्लिक प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। जैसे डस्टर्म हो रहा है तो घर के अंदर रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, कि डस्टर में विजिबिलिटी कम हो जाता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगा। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान ने ओडिशा में भयानक तबाही मचाई। उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास तूफानों की सटीक भविष्यवाणी और उससे निपटने के उपायों से जुड़े संसाधनों का खासा अभाव था। लेकिन बीते 1.5 दशक में इसमें काफी तरक्की हुई है। मौसम से जुड़ी तमाम हलचलों के पूर्वानुमान का बड़ा जिम्मा इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास है। IMD ने बीते सालों इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, मानसून, लू, भारी और कम बारिश के पूर्वानुमान लगातार सुधर रहे हैं। 2013 में आया फैलिन चक्रवात हो या 2014 का हुदहुद, IMD ने चक्रवातों के पूर्वानुमान की सही जानकारी जुटाकर जानमाल के नुकसान को काफी सीमित करने में कामयाबी हासिल की। हमारे पास जो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हमें पहले से ही सैटेलाइट से पता लग जाता है कि ये कहाँ पर ये डेवलप हुआ है और इसकी इंटेंसिटी क्या है और ये किस स्पीड से कहाँ जा रहा है। ये उसी हिसाब से हम लोग अर्ली वार्निंग जो अपना जगह जगह दे देते हैं। बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, जब कभी ऐसा तूफान के आ जाए तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। आप कोने में बैठ जाइए, कोई मजबूत चीज़ को पकड़ लीजिए और अपने सिर को बचाइए। भारत ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की। 2013 में फैलिन तूफान के वक्त भारतीय उपग्रह ओशनसेट 2 की मदद से IMD ने चक्रवात के पूरे रास्ते का अध्ययन कर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी ज्यादातर मौसम पूर्वानुमानों के लिए हमें नासा के ISS रैपिड स्कैट पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अब इसरो स्कैटसैट 1 के जरिए भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा हाल ही में राज्यसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि 2017 से IMD पूर्वानुमान की ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो सुपर कंप्यूटर पर आधारित मॉडलिंग प्रणाली पर आधारित होगी। जानकारों का मानना है कि इस तकनीक से चक्रवातों के पूर्वानुमान में और तेजी और सटीकता आएगी। देखिए, जब मौसम के बारे में हम बताते हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एसोसिएटेड होता है तो इतना एक्सपेक्ट करना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग के पास जो टूल्स बहुत एडवांस्ड हैं, मॉडल्स भी हैं, वहाँ कोई कमी नहीं थी और ना है। लेकिन ये एग्जैक्टली कहना कि किस हिस्से में कितनी इसका इम्पैक्ट होगा और कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के साथ ही भारत में चेतावनी जारी करने के तंत्र पर भी खासा काम हुआ। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में पारादीप तूफान के वक्त पूरे भारत में महज 20 लाख मोबाइल उपभोक्ता थे, जबकि 2016 में दूरसंचार सेवाएं देश की 82% आबादी की जद में है। इसके चलते सूचनाएं और चेतावनी देने में एजेंसियों को ज्यादा सहूलियत हो रही है और चक्रवातों से होने वाला नुकसान लगातार कम हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य की तमाम मौसम एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम भी कर रही हैं।
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरे तालमेल से लाखों लोगों के राहत और बचाव काम में शानदार काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन के कारण बीते कुछ समय से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी मौसम की अतिरेकी चाल काफी चर्चा में रहा। इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के कारण हर साल हजारों जानें जाती हैं और करोड़ों अरबों का नुकसान होता है। लेकिन 2017 में विश्व मौसम संगठन यानी WMO ने दुनिया की सबसे जानलेवा कुछ घटनाओं की लिस्ट जारी की। संस्था के मुताबिक इन घटनाओं के अध्ययन और इसके जानलेवा असर पर अमल करके इस दिशा में आगे काम करना बेहद जरूरी होगा। जाते जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जा रहे हैं और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर देखना ना भूलें और वहां पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। चक्रवात, आंधी, तूफान, बिजली गिरना हो या ओलावृष्टि, प्रकृति जब इस रूप में सामने आती है तो इंसान असहाय हो जाता है। प्रकृति के इस भयानक रूप के सामने इंसान का अस्तित्व दिन के बराबर हो जाता है। इन प्राकृतिक घटनाओं के बीच में इंसान अगर आने की कोशिश करे तो नतीजे बेहद गंभीर होते हैं। लेकिन क्या इंसान इन घटनाओं से कोई सीख ले रहा है? क्या हम मौसम की इस अतिरेकी चाल के मायने समझ पाए हैं? ये घटनाएं न पहली हैं न आखिरी, लेकिन क्या हमने आने वाली आफत की तैयारी की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने 191 देशों के संगठन, विश्व मौसम संगठन के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कुछ सोचने पर मजबूर किया और फिर शुरू हुई दुनिया भर में इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा जाने लेने वाली घटनाओं का ब्यौरा जुटाने की कवायद। आखिरकार 2017 में WMO ने एक लिस्ट जारी की। थंडरस्टॉर्म जैसे हो रहा है, लाइटनिंग भी हो सकता है, स्क्वाली विंड भी हो सकता है, इसलिए कोई आप पेड़ के पास खड़े नहीं रहे। जैसे पेड़ भी ऑफरूटिंग हो सकता है, नहीं तो लाइटनिंग की वजह से भी नुकसान हो सकता है। सिमिलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है इसको सिर्फ बंद करके रखिए घर के अंदर जब कोई थंडरस्टॉर्म आ रहा है। और आप जितना पॉसिबल है घर के अंदर रहिए, कोई आइसोलेटेड ट्री के पास खड़ा नहीं रहिए, वाटर बॉडीज़ के पास मत जाइए, और व्हीकल के अंदर है तो डोर्स बंद करके रखिए। घर के अंदर भी डोर्स विंडोज़ बंद करके रखिए। इस लिस्ट में 1873 से अब तक सबसे ज्यादा जाने लेने वाली घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। WMO के मुताबिक ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मामले में सबसे भयावह दुर्घटना 12-13 नवंबर 1970 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में सामने आई। इस चक्रवात में 3 लाख लोगों की जान चली गई। इसी तरह टॉर्नेडो की बात करें तो 26 अप्रैल 1989 को बांग्लादेश का ही मानिकगंज सबसे भयावह दुर्घटना का गवाह बना। इस टॉर्नेडो ने 1300 लोगों की जान ले ली। ये जरूरी नहीं कि आसमानी बिजली इंसान की जान हमेशा सीधे ले। कई बार दूसरे तरीकों से भी आसमानी बिजली इंसानों की जान पर भारी पड़ जाती है। 2 नवंबर 1994 को मिस्र के ड्रोंका में आसमानी बिजली इंसानों पर नहीं बल्कि इलाके के तेल के टैंकों पर गिरी। इस बिजली के गिरते ही आग लग गई और इस जलते हुए तेल ने आसपास के 496 लोगों की जान ले ली। WMO के मुताबिक इससे पहले 23 दिसंबर 1975 को तत्कालीन रोडेशिया और आज के जिम्बाब्वे के मानिका आदिवासी क्षेत्र में आसमानी बिजली सीधे एक झोपड़ी पर जा गिरी। इस घटना में एक साथ 21 लोगों की मौत हो गई। लाइटनिंग के कारण जो मैक्सिमम किलिंग्स होती हैं वो प्लेन्स में होती है, खेतों में होती है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो जो थंडरस्टॉर्म में चार्ज होता है उसके कारण जो लाइटनिंग होती है उससे सेफ रहने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि घरों के अंदर रहें, बसों में रहें, कार में रहें, लेकिन कभी भी पेड़ों के नीचे खड़े न रहें, खेतों में न घूमें। आसमान से बरसते ओले दुनिया के लोगों के लिए आम बात है। आमतौर पर इन्हें फसलों के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है। ओले हल्के और छोटे हों तो कौतूहल का विषय बन जाते हैं। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 30 अप्रैल 1888 को भारत के मुरादाबाद में संतरे और क्रिकेट बॉल जितने बड़े और भारी ओले गिरे। आसमान से बरसती साफत की चपेट में आकर उस वक्त मुरादाबाद में 246 लोगों की मौत हो गई थी।
WMO ने इसे संसार की सबसे जानलेवा ओलावृष्टि करार दिया है। इस तरह विश्व मौसम संगठन ने अलग अलग श्रेणियों में दुनिया की सबसे जानलेवा घटनाओं का जिक्र किया। इसका मकसद है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की भयावहता का अध्ययन कर आने वाले वक्त में तैयारियों के लिए कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।